जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। लास्ट लेक्चर में क्या करवाया था? परमाणु भार ज्ञात करने की विधियां। याद आ गया? करें स्टार्ट उसको। तो उसके कुछ क्वेश्चंस, विधियां बता दी थी, कुछ चीजें और देखते हैं। आज लेक्चर नंबर 116। बेटा उसी के एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? तो एक क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, एक तत्व के 3.1 ग्राम को जलाने पर 5.5 ग्राम ऑक्साइड बनता है। 5.5 ग्राम ऑक्साइड बनता है यदि इसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व, यदि इसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व 68.75 है, तब तत्व का परमाणु भार व इसके क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करें। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा काफी पूछे जाते हैं, याद रखें भाई। तो बेटा अपन इसकी बात कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। तो देखिएगा बेटा, बेटा पहली बात तो हमारे को ये क्या बोला है, क्लोराइड वाष्प घनत्व। तो इसका मतलब बेटा ये सेकंड मेथड है अपना परमाणु भार ज्ञात करने में, क्लोराइड वाष्प घनत्व विधि। अपन उसकी बात कर रहे हैं बेटा। एक बार देखते हैं अपन को ये क्या क्या चीज बोल रहा है, सॉल्व कैसे करनी है। बेटा फर्स्ट स्टेप था इसमें, दिए गए आंकड़ों की सहायता से तुल्यांकी भार ज्ञात करें। याद आ गया? तो बेटा हमारे को ये बोला है जलाने पर 5.5 ग्राम ऑक्साइड बना, तो हम तुल्यांकी भार की गणना कर रहे हैं। तो देखिएगा स्टेप 1, हमने क्या बोला, धातु को जलाया आपने ऑक्सीजन के साथ, तो आपको क्या मिला, ऑक्साइड। तो यहां से बेटा मैं तुल्यांकी भार ज्ञात करना चाह रहा हूं। समझ में आ गई बात बेटा? तो अपन ने क्या बोला, धातु के तुल्यांक, कितनी ग्राम धातु है, 3.1 ग्राम धातु है और 5.5 ग्राम इसका ऑक्साइड मिलता है। तो दोनों के तुल्यांक बराबर कर लो। तो बेटा इन दोनों के तुल्यांक बराबर किए तो आपने क्या बोला, धातु के तुल्यांक बराबर ऑक्साइड के तुल्यांक। सही बात है बेटा? तो यहां से अपन इसको सॉल्व करें तो ग्राम भार बटे धातु का तुल्यांकी भार, एम मान लो, ऑक्साइड में ग्राम भार बटे ऑक्साइड का तुल्यांकी भार, तो धातु प्लस ऑक्सीजन। बोलो सही बात है क्या बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो 3.1 m प्लस 8 से गुना होगा और ये 5.5 m आएगा। बेटा यहाँ से जैसे ही आप इस m को सॉल्व करोगे तो बेटा ये कितना आएगा आपका, यहाँ से आपके पास बेटा m आ जाएगा 3.3 ग्राम। बेटा कैलकुलेशन खुद करके देख लें, यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, 3.3 नहीं 10.3। बेटा ये क्या है, धातु का तुल्यांकी भार आ गया। डन। स्टेप 2 देखिएगा, संयोजकता ज्ञात करें। तो संयोजकता के लिए फॉर्मूला क्या है, संयोजकता इज इक्वल टू 2 गुणा वाष्प घनत्व बटा धातु का तुल्यांकी भार प्लस 35.5। सही बात है? तो 2 गुणा वाष्प घनत्व कितना दिया है, 68.75
धातु का तुल्यांकी भार 10.3, क्लोरीन का तुल्यांकी भार बेटा कितना है 35.5 है। सही बात है बेटा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा यहाँ से आपके पास संयोजकता आएगी 3.01, जिससे लगभग लगभग आप बेटा कितना मान सकते हो 3 मान सकते हो। स्टेप 3 की बात करूं बेटा, इसके अकॉर्डिंग अब मैंने परमाणु भार निकाला, तो आपने बोला परमाणु भार इज इक्वल टू तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। सही बात है बेटा। तो बेटा यहां से इसको सॉल्व करें अपन तो क्या आएगा, तुल्यांकी भार तो आ जाएगा 10.3, संयोजकता आ गई बेटा कितनी आ गई 3 आ गई। तो यहां से आपके पास परमाणु भार आप लोगों को मिला बेटा कितना 30.9 ग्राम। यह आपका परमाणु भार आ गया। समझ में आ गई बात बेटा। तो पहले तो अपन से क्या पूछा था, परमाणु भार कितना आएगा, जो हमको पता लग गया कितना आया बेटा 30.9 ग्राम। डन। अब साथ में बेटा परमाणु भार के साथ साथ इसने क्लोराइड का सूत्र भी पूछा है। तो बेटा क्लोराइड का सूत्र देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखें। क्लोराइड का सूत्र आप क्या बोलोगे बेटा, क्लोराइड का सूत्र धातु तो M है, ClX। समझ में आ गई बात बेटा। अब बेटा आपको पता है Cl पे तो कितना चार्ज आएगा -1, क्योंकि ये जो 1 है ये इधर गया -1, इधर आएगा +x। ये x क्या है संयोजकता, और ये संयोजकता कितनी है ये बेटा, यहां से आपने देखा कितनी आई 3। तो यहां से आपने इसको क्या बोल दिया बेटा, इसका सूत्र आएगा MCl3। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात। भाई क्लोरीन पे तो -1 चार्ज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्रॉस करना, ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है। स्टार्टिंग वाली को प्लस लिखते हैं, बाद वाले को माइनस लिखते हैं। तो यहाँ से हमको पता लगा इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा बेटा 3 आएगा। तो क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा अपने पास MCl3 हो जाएगा। समझ में आती है क्या बात बेटा। चलूं आगे, पक्का। तो बेटा इस तरीके से अपन ने परमाणु भार और क्लोराइड का सूत्र निकाला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्लोराइड का सूत्र निकालना पूछा, इस कारण बेटा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, तो अपन को क्वेश्चन जो दिया था, हमने फर्स्ट मेथड से तुल्यांकी भार निकाला फर्स्ट स्टेप में, सेकंड संयोजकता निकाली, थर्ड में परमाणु भार निकाला, और फिर आज हमने नया सीखा क्लोराइड का सूत्र निकालना। तो वो क्या होगा, जो धातु पे आवेश होगा वही तो क्लोराइड का सूत्र होगा। तो बेटा उस आधार पे हमने क्लोराइड का सूत्र निकाला। समझ में आती है इतनी बात, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम। तो बेटा अपन ने तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधि देख ली, परमाणु भार ज्ञात करने की विधि देख ली, जिसमें 2 मेथड सीखे अपन ने, एक तो ड्यूलोंग और पेटिट मेथड सीखा, और एक बेटा क्लोराइड वाष्प घनत्व विधि देखी, जिसमें दोनों में मैंने आपको स्टेप्स लिखवा रखे हैं, और आपको पता है सिंपल स्टेप्स अपन नोट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आती है बात बेटा। चलूं आगे, रफ करूं इसको, आगे देखते हैं बेटा। देखें बेटा नेक्स्ट देखते हैं अब अपन, नेक्स्ट टॉपिक अपना अणुभार ज्ञात करने की विधि। बेटा इसमें भी अपन बात करेंगे कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से हम बेटा अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 उन मेथड्स को भी पढ़ेंगे बेटा अपन, क्या क्या मेथड है देखते हैं। बेटा फर्स्ट तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट विधि तो क्या, अणुभार इज इक्वल टू 2 गुणा वाष्प घनत्व। ये तो आपको पता ही है, ये अपन काफी दिनों से पढ़ भी रहे हैं। वाष्प घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, वेपर डेंसिटी। तो बेटा पहला मेथड अपना क्या था, अणुभार को ज्ञात करने की विधि का,
डायरेक्ट हमने बोल दिया अणुभार बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 गुना वाष्प घनत्व। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे। तो बेटा अब अपन इसमें आगे देखते हैं। सेकंड मेथड की बात करता हूं बेटा। सेकंड मेथड जो है बेटा वो बोलते हैं विसरण विधि। ग्राम के विसरण विधि। बेटा बात करें, पहली बात तो ये किसके लिए लागू होती है बेटा, एक गैसों के लिए लागू होती है। किसके लिए लागू होती है? गैसों के लिए इसकी बात की जाती है। इसके अनुसार अपन बात करें, क्या बोलता है ये ग्राम की विसरण विधि, तो याद रखें ग्राम के अनुसार। बेटा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा याद रखें भाई। ग्राम के अनुसार गैसों के विसरण की दर, गैसों के विसरण की दर, स्मॉल आर से बताएंगे। गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व, उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती या बेटा व्युत्क्रमानुपाती को और क्या बोलते हैं? प्रतिलोमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती होती है। समझ में आ गई बात? क्या बोला? ग्राम के अनुसार गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती होती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा, अर्थात गैसों के विसरण की दर R उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती होती है। ये रिलेशन बेटा बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है, ध्यान रखें। समझ में आ गई बात बेटा? जब मान लीजिए अपन दो अलग अलग गैसों की बेटा साथ बात करें, दो अलग अलग गैसें हैं, उस केस में हम बेटा क्या बोल सकते हैं, तो ध्यान रखें दो भिन्न भिन्न गैसों के लिए इसका कंप्लीट फॉर्मूला R1 बटा R2 इज इक्वल टू V1 बटा V2 इंटू T2 बटा T1 इज इक्वल टू P1 बटा P2 इंटू M2 बटा M1। समझ में आती है बात बेटा? तो हमारे को ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ये कब यूज होगा बेटा? जब दो अलग अलग गैसों की बात की जाएगी। यहाँ पे बेटा P क्या है, V क्या है, T क्या है, तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, जहां देखिएगा, जहां V क्या है आयतन, T क्या है विसरण में लगा समय, P क्या है दाब, M क्या है गैस का अणुभार, और R बेटा आपको पता है क्या है, R आपका विसरण की दर। तो समझ में आती है बात बेटा? अपन ने क्या क्या बात की है? हमने बात की है ग्राम के विसरण की विधि। इसके अनुसार हमने क्या बोला, किसी भी गैस के विसरण की दर उसके वर्गमूल, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती, दोनों बोलते हैं जब अपोजिट होता है तो। डन। और जब दो भिन्न भिन्न गैस की बात करेंगे तो फॉर्मूला R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इंटू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू रूट में M2 अपॉन M1। जहां पे V क्या है आयतन, T क्या है विसरण में लगा समय, P क्या है गैस का दाब, M क्या है गैस का अणुभार। क्लियर हो गई बात बेटा? तो इस तरीके से हमने अणुभार की दो विधि देखी। तीसरी विधि भी देखते हैं वो क्या बोलती है। रफ करो इसको, न्यूमेरिकल अभी अपन एक साथ करेंगे।
बेटा थर्ड विधि की बात करते हैं अपन इसमें। थर्ड विधि क्या है देखते हैं। विक्टर मेयर विधि। डन बेटा। विक्टर मेयर विधि बेटा क्या होती है, इसमें ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं है। आप लोगों को इसमें बेटा सीधा क्या याद रखना है बेटा, एक समीकरण याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम अनुभार ज्ञात करेंगे। वो समीकरण कौन सा है बेटा, पीवी बराबर एन आर टी। और बेटा इस समीकरण को क्या बोलते हैं, आदर्श गैस समीकरण। समझ में आ गई बात बेटा। इसको थोड़ा सा यदि अपन और मॉडिफाई करें तो देखो क्या बनेगा, पीवी बराबर बेटा ये जो एन है वो एन क्या है, मोलों की संख्या। तो इसको कैसे चेंज कर सकता हूं, एन है हमारे पास मोल, और मोल के लिए हम जानते हैं क्या होता है, ग्राम भार बटा अणुभार। सही बात है, ग्राम भार को लिख लो डब्ल्यू से, अणुभार को लिख लो मॉलिक्यूलर वेट से। तो बेटा देखो क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू ग्राम भार बटे अणुभार इंटू आर इंटू टी। सही बात है। अब मुझे निकालना क्या है बेटा, अणुभार निकालना है, तो मैं इसको इधर लेके गया, मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बटा पी वी। समझ में आती है क्या बात बेटा, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पे बेटा मैं यदि इनके नोटेशंस की बात करूं, किसका मतलब क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे पी तो क्या है, गैस का दाब होगा, समझ में आती है बात। वी क्या होगा, गैस का आयतन होगा, ठीक है। आर क्या होगा आपका बेटा, गैस नियतांक होगा। टी क्या होगा, ताप होगा, जो आपको किस में लेना है बेटा, केल्विन में लेना है। समझ में आ गई बात, किस में लेंगे ताप को, केल्विन में लेंगे। ओके। और डब्ल्यू आपको पता है ग्राम भार, और मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा, अणुभार। समझ में आती है बात बेटा। तो इस तरीके से भी आप अणुभार ज्ञात कर सकते हो। इस विधि को बेटा क्या बोलते हैं, विक्टर मेयर विधि बोलते हैं। बेटा इसमें कुछ रिलेशंस आपको पता होने चाहिए जो हमारे पास काम आएंगे। बेटा आर का मान होता है गैस नियतांक, आर का मतलब, और बेटा इसका मान आज के बाद याद रखेंगे कितना होता है, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर प्रति मोल केल्विन। ये इसका मात्रक है, याद रखना है। आर फिक्स होता है, नियतांक है। बेटा पी 1 एटीएम, बेटा इसमें रिलेशन बता रहा हूं, 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है। कभी कभी आपको mm ऑफ Hg में दे रखा है और उसको एटीएम में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या रिलेशन होगा, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बेटा ताप को केल्विन में निकालना है, तो क्या होता है देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये नोट में कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है बेटा, जो आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। ताप आपको बेटा केल्विन में निकालना है, के का मतलब केल्विन, तो क्या फॉर्मूला होगा, जो ताप हमारे को डिग्री सेल्सियस में दिया है, जो ताप हमारे को डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें 273 ऐड कर दो, तो ताप किस में आ जाएगा बेटा आपके पास, केल्विन में। मान लो आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। समझ में आ गई बात बेटा। तो इस तरीके से आप ताप को केल्विन में भी निकाल सकते हो। डन, इतनी बात क्लियर है। चलूं आगे। तो बेटा ये अपने पास अणुभार ज्ञात करने की विधि थी। अब मैं आपको बेटा इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूं, जिससे अपने पास प्रैक्टिस हो जाए इस टॉपिक की। चलते हैं आगे, इसमें रफ करूं बेटा इसको।
बेटा न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, देखिएगा। बेटा आपको बोला है 16 ml हाइड्रोजन गैस 100 सेकंड में विसरित होती है, तब इतने ही समय में SO2 गैस का कितना आयतन विसरित होगा। देखिएगा बेटा, बेटा अब हमारे को रिलेशन क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको आगे बात करनी है। आपको बेटा आयतन समय में बात की है, लेकिन बेटा समय दोनों का बराबर है, तो समय से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बेटा हम अणुभार और आयतन में रिलेशन देख लें। तो गैसों के विसरण की दर में अभी मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था, R1/R2 इज इक्वल टू V1/V2 इंटू T2/T1 इज इक्वल टू P1/P2 इंटू रूट में M2/M1। यही रिलेशन लिखवाया था बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा यदि मैं बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं V1/V2। अब T2 T1 बेटा दोनों बराबर है इसलिए छोड़ दो, दाब की बात नहीं की, छोड़ दो, M2/M1। सही बात है बेटा। आयतन कितना है, 16 ml हाइड्रोजन गैस है, SO2 गैस के लिए निकालना है हमें। बेटा ये तो कर लो हाइड्रोजन, ये कर लो SO2, ये कर लो SO2, ये कर लो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का अणुभार 2 होता है, SO2 गैस का अणुभार कितना होगा, 32 और 32 64 होगा। सही बात है बेटा। अपन बेटा इसको सॉल्व करके देखें तो ये कैंसिल आउट, ये कितना आ गया बेटा आपके पास 32 आ गया। अब बेटा इसको यदि अपन सॉल्व करें तो क्या आएगा, पॉइंट्स में आएगा बेटा ये। तो बेटा √32 और √32 को क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा 16 दूना 32 होता है, तो 4√2 लिख सकता हूँ। ये बेटा कैलकुलेशन है, ये आपको खुद को देखनी पड़ेगी मैथ्स के अकॉर्डिंग। 32 को क्या लिख सकता हूँ, 16 दूना 32, 16 का रूट बाहर आ गया 4, 4√2 आ गया, 4 से बेटा ये कट गया, कितना आया 4। तो V2 बेटा आपके पास आ गया 4/√2। और बेटा इसका मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूँ, जो आएगा बेटा ये आएगा आपके पास 2√2 ml। समझ में आ गई बात बेटा, सिंपल सा है। अपने पास जो मेथड था, जो फॉर्मूला था वही अप्लाई किया है। कौन सा फॉर्मूला था, R1/R2 इज इक्वल टू V1/V2 T2/T1 इज इक्वल टू P1/P2 M2/M1। तो बेटा यहाँ पे समय से मैं हटा दिया, दाब की बात नहीं की, हटा दी। तो बेटा इन दोनों को बराबर कर लिया और इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। समझ में आई बात बेटा। तो इस फॉर्मूले में जो जो चीज दी है उन्हें रख लो, बाकी को हटा दो, सिंपल सा है। आगे देखते हैं बेटा और क्वेश्चन। रफ करूं इसको, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यौगिक की 1 ग्राम मात्रा को 27 डिग्री सेल्सियस ताप व 760 mm ऑफ Hg दाब पर गर्म करने पर
यह 200 ml वायु का विस्थापन करता है, तब यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। यही दिया है बेटा आपको। तो बेटा इसकी बात करते हैं अपन। तो बेटा देखिएगा, विक्टर मेयर विधि के अकॉर्डिंग बात करूं तो बेटा मैंने लिखा विक्टर मेयर विधि से बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने वहां पे अणुभार ज्ञात करना बताया था आपको। आदर्श गैस समीकरण होता था पीवी बराबर एनआरटी। इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व किया तो पीवी बराबर डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर टी। यहाँ से बेटा मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो कितना आएगा, डब्ल्यू आर टी बटा पीवी। यही फॉर्मूला होगा बेटा। इसको यदि अपन बात करें तो देखो देखिए क्या क्या चीजें दी है हमको। बेटा डब्ल्यू दिया है आपको 1 ग्राम दिया है, ताप दिया है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, और मैंने आपको बोला था ताप हमें किस में लेना होगा, केल्विन में। तो बेटा मैंने इसमें 273 जोड़ दिया तो कितना केल्विन आया, 300 केल्विन आया। आयतन कितना दिया है बेटा आपको, 200 ml। ml को बेटा लीटर में बदलो तो 1000 का भाग लगा दिया। दाब बेटा आपको कितना दिया है, 760 mm ऑफ Hg, और 760 mm ऑफ Hg का मतलब बेटा मैं कितना बोल सकता हूं, 760 mm ऑफ Hg का मतलब बेटा मैं 1 ATM बोल सकता हूं। सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 ATM बराबर 760 mm ऑफ Hg। बोलो बताया था नहीं बताया था। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर आपको पता है गैस नियतांक जो 0.0821 होता है। वैल्यूज पुट करो बेटा, तो यहाँ से देखो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू W1 R 0.0821, ताप 300 केल्विन आ रहा है, P का मान कितना आया 760 mm ऑफ Hg, मतलब कितना हो गया 1 ATM, ATM में ही लेते हैं। V 200 बटा 1000। बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो अपन देखेंगे ये 200 1000 ऊपर आ जाएगा, तो 0.0821 गुणा 300 गुणा 1000 बटा 200, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपका आएगा 123 ग्राम। समझ में आती है क्या बात बेटा, डन। तो इस तरीके से हम बेटा अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो विक्टर मेयर विधि बताई मैंने आपको, ग्राम के विसरण की दर बताई। इन पे अपन कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, आपके बुकलेट के क्वेश्चंस करते हैं, जिससे बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। समझ में आती है बात बेटा, चलूं आगे देखते हैं। देखिए आगे रफ करूं बेटा इसको। बेटा इसमें कुछ चीजें याद रखें, क्या कि दाब एटीएम में ही लेना है, ताप केल्विन में ही लेना है, आयतन लीटर में ही लेना है। ये चीजें आपको बेटा पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे भी धीरे धीरे जैसे जैसे चलेंगे और चीजें आएंगी तो वहां पे और चीजें मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। आगे देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस और। आपके मॉड्यूल में बात करते हैं बेटा।
बेटा आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 106 की बात कर रहा हूं। देखिएगा, गैस ए गैस बी की तुलना में 3 गुना तेजी से विसरित होती है। यदि गैस ए का अणुभार 4 है तब गैस बी का अणुभार ज्ञात करें। तो देखें, गैस ए का अणुभार मतलब ए का अणुभार कितना दिया हुआ है आपको 4, आपको एम बी निकालना है, गैस बी का अणुभार निकालना है। और बेटा विसरण की दर में रिलेशन दिया हुआ है क्या, आपकी जो आर ए है बेटा वो कितनी है, गैस ए बी की तुलना में 3 गुना तेजी से विसरित हो रही है। समझ में आ गई बात। तो आर ए को मैं लिख सकता हूं 3RB, बी की तुलना में 3 गुना तेजी से विसरित हो रही है। तो बेटा हमारे को रिलेशन पता है, आर अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब दो गैसों की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1। बोलो सही बात है क्या बेटा, सही बात है। तो यहां से वैल्यू पुट करो, ये A, ये B, ये B, ये। तो RA की जगह क्या लिख दिया 3RB/RB। गैस B का अणुभार आपको निकालना है MB, गैस A का अणुभार 4, RB से RB कैंसिल आउट किया। बेटा इधर बात की, दोनों जगह हमने वर्ग किया तो हमने लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो बेटा इससे क्या आएगा, देखिएगा 9 बराबर, या देखो 3 बराबर MB/4 वर्गमूल है, दोनों जगह हमने स्क्वायर कर दिया। तो बेटा स्क्वायर करेंगे तो देखो 9 बराबर MB/4, वर्गमूल हट गया स्क्वायर से। तो यहाँ से आपको MB कितना मिलेगा बेटा 36 ग्राम। मतलब गैस बी का अणुभार बेटा 36 होगा। मतलब इसमें ऑप्शन 3 बेटा करेक्ट है। चेक करो, देखे 3 करेक्ट है क्या। डन बेटा, समझ में आती है बात कैसे क्वेश्चन हो रहा है। तो इस तरीके से ग्राम के विसरण का क्वेश्चन किया। डन। विसरण की दर में पहले देख लिया संबंध क्या बताया हुआ है, और हमें ये रिलेशन पता है, दो अलग अलग गैसों के लिए हमने लिख लिया। समझ में आ गई बात बेटा, रफ करूं इसको, आगे चलते हैं। देखें, आगे देखिएगा बेटा, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। बेटा इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 25 जो इससे रिलेटेड है वो बता रहा हूं। आपको बोला है 30 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 atm दाब पर हीलियम गैस 22.4 लीटर आयतन घेरती है, तब उसमें मोलों की संख्या। तो बेटा ताप दिया है आपको 30 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में बदलना है, 273 जोड़ेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, ये 303 केल्विन आ जाएगा।
समझ में आ गई बात। दाब दिया है बेटा आपको 1 atm, आयतन दिया है बेटा आपको 22.4 लीटर। समझ में आती है बात बेटा। और मोलों की संख्या पूछी है, तो बेटा हम इसमें आदर्श गैस समीकरण की बात कर सकते हैं। जब भी आपसे दाब ताप आयतन की एक साथ बात कर ले, इसका मतलब आप बेटा डायरेक्ट क्या अप्लाई कर दो, PV बराबर nRT होता है बेटा ये। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो n निकालना है आपको, n क्या आएगा, PV बटा RT। सही बात है। P कितना है 1, V कितना है 22.4, R कितना है 0.082, ताप कितना है 303 केल्विन। यहाँ से जब आप बेटा n सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद बेटा लगभग आपके पास 0.90 मोल आएंगे। समझ में आ गई बात। मोलों की संख्या कितनी मिलेगी बेटा आपको, 0.90। डन। आगे और देखें इस टाइप के क्वेश्चन, और देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। देखें बेटा आप कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको कॉमन, जिससे आपके पास प्रैक्टिस हो जाए। देखिएगा बेटा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 21। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, याद रखें। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 21। बेटा आपको ये बोला है धातु A का M1 ग्राम है। धातु A है, इसका वजन कितना है बेटा, M1 ग्राम है। धातु B है, इसका वजन कितना बोला है बेटा, M2 ग्राम बोला है। डन। धातु A का बेटा तुल्यांकी भार बताया है, इसका तुल्यांकी भार कितना बताया है, E1 बताया है, और इसका तुल्यांकी भार बेटा अपन को बताया है E2। ये बोल रहा है धातु A M1 ग्राम जो है वो धातु B में से M2 ग्राम को विस्थापित कर देती है। यदि धातु A का तुल्यांकी भार E1 तथा धातु B का तुल्यांकी भार E2 हो, तब धातु A के तुल्यांकी भार को प्रदर्शित कर सकते हैं। बेटा मैंने आपको बताया है जब भी तुल्यांक और तुल्यांकी भार वाले क्वेश्चंस की बात हो तो जिन भी दो चीजों की बात करें उनके हम बेटा क्या करते हैं, तुल्यांक आपस में बराबर कर देते हैं। समझ में आ रही है बात। बेटा मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तुल्यांकी भार वाले भी, अणु भार वाले भी, परमाणु भार वाले भी, जिससे अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो बेटा इधर धातु ए और धातु बी की बात कर रहा है, दोनों के तुल्यांक को मैं बराबर कर दूं तो मैंने क्या बोला, देखो धातु ए के तुल्यांक बराबर धातु बी के तुल्यांक। बोलो बेटा सही बात है क्या। तो बेटा यहां से देखिएगा तुल्यांक क्या होता है, ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार, और यहां भी ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार। आपसे पूछा क्या है, धातु एक का तुल्यांकी भार मतलब E1, तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं मैं तो क्या लिख सकता हूं, M1 अपॉन M2 इंटू E2। बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए आपका बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देख लीजिए सेकंड ऑप्शन आंसर आ रहा है क्या। डन बेटा, कुछ को समझ में आ रहा है कैसे करना है बेटा। इन सभी क्वेश्चंस में बेटा यही तरीका चलेगा। बेटा आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और। बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, इसे रफ करो।
बेटा एक्सरसाइज 4 में सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोला है गैस ए तथा बी दोनों का समान आयतन एक सूक्ष्म छिद्र से 20 सेकंड तथा 10 सेकंड में क्रमशः विस्तृत होता है। यदि ए का अणुभार 49 म्यू है तब बी के अणुभार की गणना कीजिए। बेटा गैस ए के लिए टाइम कितना लगा है, गैस बी के लिए टाइम कितना लगा है, ए का अणुभार कितना है, बी का अणुभार कितना है, इनकी बात करते हैं। तो बेटा गैस ए 20 सेकंड में विस्तृत होती है जबकि गैस बी 10 सेकंड में विस्तृत होती है। गैस ए का अणुभार 49 म्यू है तब गैस बी के अणुभार की बात की है। बेटा हमारे पास वही रिलेशन है, क्या है देखिएगा बेटा, टी में और एम में रिलेशन देख रहा हूं तो मैं ये बोल सकता हूं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, T2 अपॉन T1, P1 अपॉन P2, M2 अपॉन M1। बेटा समान आयतन बोला है तो ये कैंसिल, दाब की बात नहीं की, समान दाब होगा तो बेटा रिलेशन किन किन में बनेगा, इन दो में रिलेशन बनेगा। तो देखो बेटा मैं ये कह सकता हूँ T2 बटे T1 इज इक्वल टू M2 बटे M1। बोलो बेटा बोल सकता हूँ क्या? तो यहाँ से T2 देखो, 2 का मतलब TB से बात कर रहा हूँ, ये TA, ये TA, ये B। बेटा TB कितना बोला है 10, ये कितना बोला है 20। MB निकालना है, MA कितना बोला है आपको 49। बेटा 10 दूना कितना होगा 20, दोनों साइड मैंने क्या है अपने पास 1/2 बराबर MB बटा 49। समझ में आई बात? बेटा आगे देखिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको रफ कर लेता हूं। बेटा यहां देखे तो अपन इसके अकॉर्डिंग देखो, अब मैंने क्या किया है बेटा, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो बेटा वर्ग किया तो देखिएगा क्या होगा 1/2 का स्क्वायर बराबर MB बटा 49 रूट है इसका स्क्वायर। समझ में आ गई बात बेटा? क्या आएगा 1/4 बराबर MB बटा 49। सही बात है। तो यहाँ से अपन ने MB देखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 49 अपॉन 4 तो 12.25 म्यू आएगा। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 12.25 म्यू आपका आंसर आएगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? बोलो जी, क्लियर है फंडा? तो बेटा अपन इन सब में क्या किया अपन ने, हमने आज टॉपिक पढ़ा तुल्यांकी भार ज्ञात करना, अणु भार ज्ञात करना, परमाणु भार ज्ञात करना। तो बेटा सभी में जो विधि थी उनके फिक्स स्टेप थे, वो स्टेप हमने अप्लाई किए। आगे चलें बेटा, डन। देखते हैं, देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस और, बहुत क्वेश्चंस बेटा आपको करा दिए हैं, अब आपको खुद को भी करके देखना है बेटा, यदि खुद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत रहेगी बेटा। ठीक है बेटा,
एक क्वेश्चन और देख लो, बात करते हैं इसकी। बेटा एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 121, देखिए क्या बोल रहा है। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 121 की बात कर रहा हूं बेटा। 12 ग्राम Mg किस अम्ल के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया करता है तो क्या देगा। ठीक है, 12 ग्राम Mg अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। अभिक्रिया पूर्ण रूप से हो रही है बेटा, तो बेटा तुल्यांकी बराबर करने पड़ेंगे हमको। हमें बोला है 12 ग्राम Mg। बेटा इसके पहले मैं तुल्यांक निकाल लूं तो देखिएगा क्या होगा। तुल्यांक क्या होता है, ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार, ग्राम भार 12 और Mg का याद रखें तुल्यांकी भार भी 12 होता है। कैसे होता है, परमाणु भार बटे संयोजकता, तो 12 ही आएगी। तो यहां से कितना आएगा, 1 तुल्यांक Mg। और बेटा आपको याद रखना है, मैंने आपको तुल्यांक सिद्धांत में पहले ही बता दिया, कोई भी अभिक्रिया होती है तो तुल्यांक आपस में हमेशा बराबर होने चाहिए। सही बात है, तो अपन बेटा यही बोलेंगे, चूंकि अभिक्रिया में तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं और बराबर होते हैं, तो अब बेटा हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो बेटा डायरेक्ट ऑप्शन 4 देखो, ऑप्शन 4 करेक्ट है। डायरेक्ट हमारे को ऑप्शन 4 में यही बोला है बेटा, क्या बोला है, 1 ग्राम तुल्यांक H2। तो बेटा यहां भी कितना है, 1 ग्राम तुल्यांक है, यहां भी कितना है, 1 तुल्यांक है। तो कोई अभिक्रिया पूर्ण रूप से कब हो सकती है, जब उनके तुल्यांक आपस में बराबर हो। जितने भी अवयव हैं इनके तुल्यांक बराबर हैं तो अभिक्रिया संतुलित रहेगी, अर्थात हम क्या बोलेंगे, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो बेटा अब आपको इसके एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 सेक्शन ए सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं, जो जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिए हैं। अब अपना चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं बचा है, आगे फिर जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा। समझ में आई बात। लेकिन क्वेश्चंस बेटा आपको करके देखना है, क्वेश्चन नहीं करोगे तो बेटा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इस चीज को ध्यान रखना। समझ में आती है बात। तो आज के लिए बहुत है, बाकी की बात बेटा अपन कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।